नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरे दिन भी हिंसा हुई। हुगली के रिश्रा इलाके में सोमवार देर रात रेलवे स्टेशन के बाहर पथराव हुआ, जिसके चलते रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पथराव स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर हुआ है। वहीं हावड़ा बर्धमान रूट पर सभी ट्रेनों के संचालन को रोक दिया गया। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं बताते चले कि स्टेशन के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इससे पहले रविवार को रिश्रा शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की और वाहनों में आग लगा दी। वहीं पथराव के दौरान बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हुगली और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दिया गया। जी हां, अब तक हिंसा में शामिल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में हिंसा को लेकर 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि उपद्रवियों ने बच्चों और महिलाओं पर भी हमला किया। हावड़ा में हिंसा के बाद भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि वो कमजोर हो रही है, तब वो दंगे और हिंसा का सहारा लेती है। वहीं बीजेपी लोगों में फूट डालने के लिए ऐसा करती है। तो बंगाल में हुगली में ये हिंसा भड़की, जिसके बाद हावड़ा बर्धमान रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। वहीं पथराव के बाद रिश्रा रेलवे स्टेशन की जो आवाजाही है उस पर रोक लगी। वहीं बता दें कि इस हिंसा में बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों पर भी हमला किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बंगाल में हुगली में हिंसा भड़कने से ये पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है, जहां की पत्थरबाजी की और वाहनों में आगजनी की गई थी। पथराव के दौरान बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुगली और आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दिया गया है। अब तक हिंसा में शामिल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में हिंसा को लेकर 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि उपद्रवियों ने बच्चों और महिलाओं पर भी हमला किया। हावड़ा में हिंसा के बाद भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो कमजोर हो रही है, तब वो दंगे और हिंसा का सहारा लेती है। बीजेपी लोगों में फूट डालने के लिए ऐसा करती है। तो बता दें आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा है कि जब भी बीजेपी कमजोर होती है तो वो हिंसा और दंगे का सहारा लेती है, वो फूट डालना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर धारा 144 जो है वो लागू कर दिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लग गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। वहां इस हिंसा में पथराव भी किया गया, साथ ही गाड़ियों में आगजनी की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक ये पथराव स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर हुआ है। हावड़ा बर्धमान रूट पर सभी ट्रेनों के संचालन रोक दिए गए हैं। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्टेशन के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इससे पहले रविवार को रिश्रा शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की और वाहनों में आग लगा दी। वहीं पथराव के दौरान भाजपा विधायक विमान घोष घायल हुए, जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुगली और आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लागू किया गया है। अब तक हिंसा में शामिल 12 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में हिंसा को लेकर 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने यह कहा है कि उपद्रवियों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला किया है। हावड़ा में हिंसा के बाद भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि जब भाजपा को लगता है कि वो कमजोर पड़ रही है, तब वो दंगे और हिंसा का सहारा लेती है। वहीं बीजेपी लोगों में फूट डालने के लिए ऐसा करती है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने G20 देशों से आह्वान किया कि वो रोजगार कार्य समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौशल अंतराल, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण पर विचार विमर्श जारी रखें ताकि उन्हें स्पष्ट रणनीति में तब्दील किया जा सके। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ने दूसरी EWUG बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि फरवरी में जोधपुर में पहली बैठक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं G20 प्रतिनिधियों, ज्ञान भागीदारों और मेहमानों के सामूहिक प्रयासों ने कार्यकारी समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए एक ठोस नींव रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपने देशों में विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि G20 देशों में इसके अंतिम कार्यान्वयन के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ठोस परिणामों की ओर बढ़ने के लिए सामूहिक और रचनात्मक संवाद की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि G20 देशों को इन चर्चाओं को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ जारी रखना चाहिए, जबकि सार्वजनिक नीति को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है कि ताकि ये कमजोर और गरीबों तक पहुंच सके। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री G20 देशों से अपील कर रहे हैं। वहीं सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस पर विचार करने के लिए ये बैठक की गई है, जहां 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। तो ये G20 से एक अपडेट है जो आपके सामने है। आपको बता दूं कि इस अपडेट में 74 प्रतिनिधि जो है उन्होंने शिरकत किया, वो इसमें हिस्सा लिए हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। वहीं आपको बताते चले कि कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श भी जारी रहा है, उन्हें स्पष्ट रणनीति में तब्दील किया जा सके, ये उनका उद्देश्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने दूसरी EWUG बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि फरवरी में जोधपुर में पहली बैठक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। G20 प्रतिनिधियों, ज्ञान भागीदारों और मेहमानों के सामूहिक प्रयासों ने कार्यकारी समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए एक ठोस नींव रखी है। उन्होंने ये कहा कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपने देशों में विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये कहा कि G20 देशों में इसके अंतिम कार्यान्वयन के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। वहीं प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ठोस परिणामों की ओर बढ़ने के लिए सामूहिक और रचनात्मक संवाद की जरूरत बताई जा रही है। उन्होंने ये बताया कि G20 देशों को इन चर्चाओं को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ जारी रखना चाहिए, जबकि सार्वजनिक नीति को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है कि ताकि यह कमजोर और गरीबों तक आसानी से पहुंच सके। तो केंद्रीय मंत्री की G20 देशों से G20 को लेकर देश में अपील उन्होंने ये किया है। विचार कई सारे मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है। सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस पर विचार किया गया है। वहीं उनका कहना है कि इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए, कमजोर वर्ग तक पहुंचाया जाए। ऐसी आसानी से इस संवाद को जन जन तक पहुंचाया जाए, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। इस बैठक में 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली NCR में मंगलवार तड़के जोरदार बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। वहीं दिल्ली NCR का मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने तेवर बदल रहा है। ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा, जहां दोपहर तक धूप खिलने से जहां लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, वहीं शाम होते होते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। और इससे पहले मौसम विभाग ने अप्रैल महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ होने की संभावना जताई थी। बारिश के असर के चलते ऐसा हुआ भी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। अमूमन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। वहीं दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है।
आपको बता दें कि सोमवार सोमवार की दोपहर तक मौसम का मिजाज जो था वो धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत थी और गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं शाम होते ही मौसम ने करवट ले ली और करवट लेते के साथ बारिश और हल्की फुल्की फुहार के साथ दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो बदलता नजर आया है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई है, गरज चमक के साथ ये बारिश हुई है। अब आपको बताते चले कि मौसम सर्द हो गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने तेवर बदल रहे हैं। ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। दोपहर तक धूप खिलने से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं शाम होते ही एक बार फिर मौसम बदल गया। इससे पहले मौसम विभाग ने अप्रैल महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ होगी ऐसी संभावना जताई थी और बारिश के असर के चलते ऐसा सामने देखने को मिला है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि 4 अप्रैल तक अधिकतम तापमान जो है वो 28 से 31 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। अमूमन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। तो दिल्ली एनसीआर के जो मौसम है उसमें ये जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। 1 से 5 तारीख तक, 1 अप्रैल से 5 तारीख तक मौसम का मिजाज जो है वो कुछ इसी तरह रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। इसी के साथ आपको बता दें कि बारिश होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट है। वहीं लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है, जबकि सोमवार की दोपहर कड़ी धूप में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन इसी बीच मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी चली और हवाएं चली और बारिश के बाद फिर मौसम का मिजाज जो है वो अब बदल चुका है और दिल्ली एनसीआर में ये जो मौसम है वो 5 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल वहां अपना अहंकार प्रदर्शित करने या जांच एजेंसियों को धमकाने के लिए गए थे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछड़े वर्ग के इतने बड़े अपमान के संजीदा मुद्दे के ऊपर आज न्यायालय में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है वो दुखद है, अवांछनीय है। हम यह पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो ये थी कि पिछड़े वर्ग के इतने बड़े अपमान के लिए आपको सीधे, सहज, सरल शब्दों में माफी मांगकर आप विषय को समाप्त कर सकते थे, परंतु यह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का अहंकार था कि पिछड़े वर्ग के इस अपमान के बाद भी माफी नहीं मांगनी है। तो आज न्यायालय में आप एक सामान्य सहज रूप में जा सकते थे। आपके तमाम नेता गए, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप में गए, चाहे वो डीके शिव कुमार हो या पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव हो, अभी हाल के वर्षों में चिदम्बरम जी गए हों। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? पिछड़े वर्ग के देश में पिछले 1 महीने में कोरोना के एक्टिव केस में 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो बढ़कर 20,219 हो गई है। ये संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को एक्टिव केस जो हैं वो 20,601 थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,681 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 मौतें भी हुई हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। इन राज्यों में एक्टिव केस 1000 से ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 2093 मामले सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने पर 280 मरीजों को छुट्टी भी दे दी गई है, जबकि 2 मरीजों के कोरोना के कारण दम तोड़े जाने की खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1406 हो गए हैं। इनमें से होम आइसोलेशन में
1022 और अस्पतालों में 91 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 9 वेंटिलेटर पर हैं, 51 आईसीयू पर और 26 ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती हैं। रविवार को 1581 मरीजों की जांच हुई, जिसमें 18.53% मरीज संक्रमित पाए गए। वहीं हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। बताते चले कि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, वहीं अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, शादी, बारात या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। इस आशय का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, आपको बता दें कि इस आंकड़े में साफ देखा जा सकता है कि कोरोना का जो कहर है वो एक बार फिर से लोगों पर बरपाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि लोगों को सचेत रहना है। जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उस जगह पे उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। इसके साथ ही शादी हो, बारात हो या इस तरह के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं इनमें से 9 वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में 91 मरीज भर्ती हैं। आइसोलेशन में 1022 लोग होम आइसोलेशन पर हैं। इसके साथ बता दें आपको कि 51 मरीज जो है वो आईसीयू में भर्ती हैं और 26 ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती हैं। वहीं रविवार को 1581 मरीजों की जांच हुई, जिसमें 18.53% मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो अब हर जगह देखा जा रहा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और आज सुबह लोगों ने ट्विटर के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव को देखा। जी हां, इस बार एलन मस्क ने ट्विटर के आइकॉनिक ब्लू वर्ड लोगो को हटा दिया और यूजर्स को भारी हैरानी में डाल दिया है। ट्विटर के पेज पर जाने के बाद लोगों को ट्विटर के लोगो की जगह डॉज की तस्वीर दिख रही थी। हालांकि ये बदलाव अभी ट्विटर के वेब पेज पर है और फिलहाल यूजर्स को ट्विटर मोबाइल ऐप पर ब्लू बर्ड ही दिख रही है। वहीं ट्विटर के होम बटन के तौर पर दिखने वाली ब्लू बर्ड यानी नीली चिड़िया की जगह अब यूजर्स को डॉज की तस्वीर दिख रही है और ये बदलाव जो है वो कुछ घंटों पहले हुई है। ये पहल की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे और वहां सरयू नदी के तट पर पूजा करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ठाणे के आनंद आश्रम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की है। बताते चले कि सीएम शिंदे ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाऊंगा। हम राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। वहीं शिंदे ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र की ओर से साग की लकड़ी का योगदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जब कार सेवा हो रही थी तो मेरे गुरु आनंद दिघे ने चांदी की ईंट अयोध्या भेजी थी। वहीं हमारा अयोध्या और भगवान राम से पुराना नाता है। शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के जो मंत्री और नेता पिछली बार अयोध्या यात्रा पर नहीं जा पाए थे, वे सभी इस बार उनके साथ जाएंगे। वहीं पार्टी के चुनाव चिन्ह का संदर्भ देते हुए शिंदे ने कहा कि हमने तीर धनुष को कभी भी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार नहीं समझा है। भगवान राम भी धनुष बाण धारण करते हैं और ऐसे में हम पर अच्छा करने का दबाव बना रहता है। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शिंदे ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे के शिव धनुष सौंपने के पीछे की मंशा
थी कि उनकी विरासत जीवित रहे। उन्होंने कहा कि लेकिन वे इसे संभाल नहीं सके और इसलिए अब ये हमारे पास आ गई है। ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने करीबियों के फायदे का सोचा है, पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले से तय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र सदन बनेगा। अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। अभी अपने सभी कार्यकर्ता विधायक के साथ वो सरयू नदी अयोध्या पहुंचेंगे और वहां राम मंदिर के निर्माण को वो देखेंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वांगचुक का ये दौरा ऐसे वक्त में है जब हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के चीन सीमा को लेकर दिए हालिया बयानों में भारत में नाराजगी है। आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। वहीं यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने, विकास और वित्त सहयोग सहित करीबी द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं नांग्याल के साथ भूटान के विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान के शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे। माना जा रहा है कि वांग्याल की इस यात्रा के दौरान डोकलाम पर भूटानी पीएम का विवादित बयान एक मुद्दा होने वाला है। तो आपको बता दें कि भूटानी पीएम का ये जो बयान है, इस पर खलबली मची हुई है। वहीं चीन सीमा को लेकर ये बयान दिया गया है। 3 दिवसीय भारत दौरे पर नामग्याल वांगचुक भारत आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि विकास और वित्त सहयोग सहित करीबी द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये उद्देश्य आगे लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ओंकार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।